तो क्या राइट है हमारे मकान में आके पूछने का? एक एमएलए के मकान में आके कैसे राइट मिला आपको? आप बाहर चलिए, एक एमएलए के कमरे से बाहर चलिए, फिर बात कीजिए हमसे। कैसे आ गए आप एमएलए के क्वार्टर से बाहर चलिए। अब नहीं मिलना, ड्यूटी नहीं मिलेगी। हाँ, बाहर निकलिए आप। ऐसे क्यों हो रहे हैं आप सुबह से यहाँ तमाशा बना रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। नहीं दबेंगे हम, बाहर निकलिए आप। एमएलए के क्वार्टर से गेट आउट। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि हमारे नेता, हमारे मंत्रियों को कानून का कितना डर है और खाकी वर्दी की कितनी इज्जत है। लेकिन बात जब हम आम जनता की आती है तो पुलिस का नाम सुनकर ही डर लगता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर पुलिस को लेकर एक अविश्वास की भावना है। अगर हमारे साथ कुछ अन्याय भी हो रहा होता है तो हम पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराने से कतराते हैं। और हम में से कुछ लोग अगर पुलिस स्टेशन चले भी जाते हैं तो 10 में से 8 मामलों में पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। पुलिस के काम करने के तौर तरीकों को तो हम सब जानते हैं और शायद एफआईआर न दर्ज करने के पीछे का कारण भी यही है कि पुलिस नहीं चाहती कि उनके एरिया में क्राइम का रिकॉर्ड बढ़े और उनकी छवि खराब हो। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जिसकी वजह से पुलिस की साख दांव पर लगी है। तमिलनाडु में पिता पुत्र की कस्टडी में डेथ, या फिर नाटकीय रूप से विकास दुबे का एनकाउंटर। वहीं हमने देखा कि कानपुर में अपहरण के बाद हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। और गाजियाबाद में पत्रकार की सरेआम हत्या, जिस मामले में पीड़ित ने पहले ही पुलिस में शिकायत कर रखी थी। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो पीड़ित की जान बच सकती थी। पुलिस ने तो कार्रवाई करी ही नहीं थी। अगर पुलिस में कार्रवाई करती तो भैया ये आज दुर्घटना नहीं होती। ज्यादातर फिल्मों में पुलिस को विलेन के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। पर्दे पर वही दिखाया जाता है जो हमारे आसपास में घट रहा होता है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं वो भी हमारे इसी समाज से निकल कर आते हैं। और जैसे हमारे समाज में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग अच्छे होते होंगे और कुछ लोग बुरे होते होंगे। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम क्यों बदनाम है, आज के वीडियो में इन्हीं कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश का कानून 1861 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया हुआ है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव फोर्सफुली जनता के ऊपर कंट्रोल करना था। आज़ादी के बाद इस कानून में छोटे मोटे संशोधन तो हुए, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जस की तस रहा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पुलिस का एटीट्यूड लोगों पर ताकत से कंट्रोल करना है, जो पुलिस सिस्टम का एक कल्चर बन चुका है। क्योंकि पुलिस के पास ये पावर है कि वो जनता को डायरेक्ट डील करती है। वो जिस पे चाहे उस पे कार्रवाई कर सकती है और जिसे चाहे उसे बचा सकती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस को अपने कंट्रोल में रखती हैं और पुलिस के पावर का गलत इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए भी अक्सर करती हैं। कहीं ना कहीं पुलिस सत्ताधार पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाती है और उनके इशारों पर नाचती हुई नजर आती है। और इक्के दुक्के लोग जो इनका विरोध करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, उनके साथ क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हम सुनीता यादव को देखकर समझ ही सकते हैं। मुझे जो ये इतना कीमती जिंदगी मिली है, मैं उसे मतलब मैं सुसाइड करके उसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मुझ पे जो प्रेशर आ रही है वो प्रेशर के बाद मुझे काफ़ी बार ख्याल आता है, यार मैं क्यों दुनिया से लड़ रही हूँ, क्यों ये सब कर रही हूँ, मैं क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर लूँ। वैसे तो हमारे देश में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी रूप में करप्शन मौजूद है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन एक गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि पुलिस रिश्वत के लालच में किसी के फेवर में कार्रवाई करती है, जिससे किसी निर्दोष को बहुत कुछ सहन करना पड़ जाता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हम पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत देते हैं। कभी ट्रैफिक पुलिस को चालान कटने के डर से, तो कभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पैसे पकड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रिश्वत को लेकर एक जनरल एक्सेप्टेंस बन गया है। और अगर कोई ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत भी करना चाहता है तो पुलिस उनको फर्जी केस में फंसा देगी, ये सोच के डर जाता है। अभी तक हमने जिन भी कारणों के बारे में बात किया वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पुलिस के काम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से देश में पुलिस की स्थिति दयनीय है। यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए।
हमारे देश में 181 पुलिसकर्मी सैंक्शन हैं, जिसमें से सिर्फ 137 पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख पुलिस पद खाली हैं, जिसकी वजह से काम का जो अतिरिक्त बोझ है वो मौजूदा पुलिसकर्मियों पर पड़ता है। उन्हें तय घंटों से ज़्यादा काम करना पड़ता है और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। काम ज़्यादा है और वेतन कम है। पुलिस बल में 86% भर्तियां सिपाही पद के लिए होती हैं, जिनका मुश्किल से एक प्रमोशन ही हो पाता है। पे स्केल काफ़ी कम है और जो सरकारी सुविधाएं उन्हें दी जाती है वो भी बहुत सीमित है। इसके साथ साथ सीनियर जूनियर का जो ट्रेंड है, इसकी वजह से भी पुलिस के जवान बहुत परेशान रहते हैं। इस ऑडियो से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। सर कौन? आरक्षी रंजीत कुमार सर, सेकंड बटालियन से बोल रहा हूँ सर। किससे बात करनी? एडीजी साहब से करना सर। क्या आग लगी है सुबह सुबह 8 बजे? क्या हो गया सर? अभी खान बड़े बाबू सर हमको परेशान कर रहे हैं सर, वेतन नहीं लगा। तमीज कहीं का 10 बजे के बाद फोन करना, मारूंगा थप्पड़ खींच के। 10 बजे के बाद बात करना। तो आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में पुलिस के जवानों का मनोबल कैसा होता होगा, और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से कई पुलिस वाले सुसाइड जैसे बड़े कदम भी उठा लेते हैं। मैन पावर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात भी जर्जर हैं। हथियारों और गाड़ियों की भारी कमी है। राजस्थान में 75% हथियारों की कमी है, तो वहीं वेस्ट बंगाल में 71% हथियारों की कमी है। तो इन सारे हालातों के बीच हमारी पुलिस कितनी कारगर तरीके से काम कर सकती है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। और दुर्भाग्यवश मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड इन्हें अलॉट किया जाता है, उनका भी ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इन सारी समस्याओं को जानने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि हमारे देश में 1861 का तानाशाही कानून है, जिसके लिए एक लोकतांत्रिक देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज़ादी के बाद पहली बार 1979 में जनता पार्टी ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए रिपोर्ट पेश किया, जिस पर 20 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1999 में रिबेरियो कमीशन, 2000 में पदम भैया कमेटी और फिर इसके 3 साल बाद मलिमथ रिपोर्ट। लेकिन इनके रिकमेंडेशंस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब किसी भी आयोग और समिति की रिपोर्ट का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रकाश सिंह के 1996 के पीआईएल पर एक दशक के बाद 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए 7 डायरेक्टिव्स जारी किए, जिससे पुलिस विभाग के सभी समस्याओं का समाधान हो सकता था। तो सवाल ये है कि हमारी सरकारें इन सुझावों को लागू क्यों नहीं करती है। इसका जवाब हम उस वीडियो से समझ सकते हैं जो मैंने आप सबको शुरुआत में दिखाई थी। शायद हमारे नेता मंत्री नहीं चाहते हैं कि उनका कंट्रोल पुलिस के ऊपर से हट जाए, जिसका वो अपने सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। एक बेहतर कानून व्यवस्था से हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो घूम फिर कर बात हम पर ही आती है कि हमें ऐसे नेताओं का चुनाव करना चाहिए जिनके लिए ऐसे बुनियादी मुद्दे प्राथमिकता हों। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।